हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस में। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं वीडियो इकोनॉमिक्स की वन शॉट। बच्चे बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स की वन शॉट तो वीडियो आ चुकी है, बट आज की जो वीडियो है वो स्पेशल वीडियो है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स BA-LLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स वन शॉट इकोनॉमिक्स का लेके आ चुका हूं। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का कोर्स कुछ अलग है। मैंने जब उनकी यूनिवर्सिटी का कोर्स स्टडी करा तो आपके पास एक लॉजिक का सब्जेक्ट है, आपके पास इंग्लिश के अंदर लिटरेचर भी है, और ये सारी वीडियोस वन बाय वन शॉट के अंदर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। सारी बुक का निचोड़, एक किताब का पूरी बुक का निचोड़ एक वीडियो के अंदर, और कंप्लीट जितने भी मिनट के जितने भी क्वेश्चंस एक बुक से बन सकते थे, इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर BA-LLB गुरुजी क्लासेस पर। इकोनॉमिक्स में पहली बार आपको यहां पर मिलेगा इकोनॉमिक्स का पूरा वन शॉट पूरी किताब का। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, इनके नोट्स बना लेते हैं, नोट्स इसके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मेरा नंबर है, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े नहीं है, आप मेरे नंबर पर, जिसका नंबर है 8851450051, आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने का टाइम है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का। उसके बाद मैं व्हाट्सएप की रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करिए, आपको व्हाट्सएप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक क्यों चाहिए? वो इसीलिए चाहिए ताकि आपको इस पूरे वीडियो के वन शॉट के आपको मैं नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूं हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ये पूरे नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो मराठी में पेपर दे रहे हैं उनको इसके नोट्स चाहिए मराठी लैंग्वेज में, तो बेटा वो प्रीमियम कंटेंट होगा, वो आपको मेरी वेबसाइट पर जाकर मिलेगा। उस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर जाके प्रीमियम कंटेंट को, मराठी के नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी वो कंटेंट अपडेट हो रहा है। अगर आपको जल्दी से नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे करना, क्या प्रोसीजर है मेरी टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से वो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे मराठी में, अगर आपको लैंग्वेज को चाहिए। अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज में तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखिए दूसरी बात, चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट करे बिना, क्योंकि आपका एग्जाम है अब 2 दिन बाद। फटाफट इस वीडियो को वन शॉट को देखकर चले जाइए। एग्जाम को बिना टेंशन फ्री होकर आराम से पेपर दीजिएगा। किस तरीके से करना पेपर को आपको मैंने वन शॉट इकोनॉमिक्स में बता चुका हूं। इससे पहले वाली वीडियो में, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, वहां के देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, मॉड्यूल फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन किसने बनाई? दिस मॉड्यूल इंट्रोड्यूस द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल। ये जो बेसिक मॉड्यूल 1 है, हम मॉड्यूल वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बेसिक मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल क्या कहता है? ये मॉड्यूल कवर कर रहा है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल। मतलब क्या प्रिंसिपल है उसका? देखो नेचर एंड इकोनॉमिक का सिग्निफिकेंस क्या है। यहां पर क्वेश्चन पहला आता है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक। देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। इकोनॉमिक एक साइंस एंड सिग्निफिकेंस है। एनालाइज हाउ इंडिविजुअल, इकोनॉमिक्स बताती है कि किस तरीके से बिजनेस हमारा जो है इंडिविजुअल, देखिए कैसे किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का बिजनेस एंड गवर्नस एलोकेट द स्कार्स रिसोर्सेज। देखिए हमारे पास जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज है, स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं जिन जो रिसोर्सेज कम होते हैं, जिनमें कमी होती है देश के अंदर। अनलिमिटेड बॉन्ड्स, देखो हमारे यहाँ पर क्या है कि लोगों की बहुत सारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, मेरी इच्छाएं बहुत सारी हैं, और उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिन्हें स्कार बोला जाता है, स्कार्स, उनके हिसाब से हम अपनी चीजों को कंप्लीट करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, उसके लिए बनाई जाती है एक पॉलिसी, ट्रेड एंड फाइनेंशियल डिसीजन। इन सबको बनाने के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपका ट्रेड और फाइनेंशियल डिसीजन, ट्रेड कैसे चलेगा और फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीजों को ये डिसाइड करती है इकोनॉमी। मेकिंग सच इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड द मार्केट ट्रेंड्स, ये बताता है कि महंगाई में और मार्केट ट्रेंड में और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार में किस तरीके से हमारी इकोनॉमी काम करती है। फैसिलिटेटिंग रैशनल डिसीजन मेकिंग, एक चतुर डिसीजन, एक वाइज डिसीजन लेने के लिए बताती है हमें इकोनॉमिक्स। इसके बाद की कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर की कॉन्सेप्ट बताता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, यानी कि देश के अंदर इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस रहे, कैसी रहे, ग्रोथ रहे। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, यानी कि इकोनॉमिक्स का बिहेवियर क्या है। पॉलिसी एवोल्यूशन, पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी। एंड डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, डिसीजन कैसे लिया जाएगा और जितने भी रिसोर्सेज उनको एलोकेट कैसे करा जाएगा। दूसरी बात, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी एज अ साइंस, इकोनॉमी एज अ आर्ट। इकोनॉमिक एक साइंस भी, इकोनॉमिक एक आर्ट भी है। साइंस का मतलब क्या है? साइंस कुछ प्रिंसिपल, कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करता है, कुछ फॉर्मुलेस के ऊपर बात करता है। ऐसे इकोनॉमी कुछ पॉलिसीज के ऊपर बात करता है। आर्ट क्या है? उन सबको एक जगह पर रख कर दिखाने को, प्रेजेंट करने को आर्ट कहते हैं। ये वाली बात हमने पढ़ ली यहां पर।
इसके बाद सेकंड आता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है? देखो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइकोर्स। कहां से आया ये ग्रीक वर्ड? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड है ये हमारा माइकोर से आया है, माइक्रो से, विच मीन स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। इट ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी, इसे प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। इट डील्स विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, ये किसी एक व्यक्ति के इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर से बात करता है। एज स्टेटेड द प्रोफेसर बोल्डिंग माइक्रो, किसके हिसाब से? प्रोफेसर बोल्डिंग माइक्रो के हिसाब से, स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर फर्म्स। ये किस चीज की स्टडी करता है? कुछ पर्टिकुलर फर्म्स की, हाउस होल्ड की, कमोडिटी की, इंडिविजुअल प्राइस की, एंड वेज एंड द इनकम। देखो फर्म्स कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाउस होल्ड कौन हो रहे हैं? जो उनको सर्विस दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। कमोडिटी क्या हो रहा है? जिस प्रोडक्ट को वो बना रहे हैं। इंडिविजुअल कौन है? जो इंडिविजुअल किसी मार्केट के अंदर एक प्राइस का बिक रहा है। दूसरा वेज एंड इनकम, सैलरी और इनकम क्या हो रही है मार्केट के अंदर। इट कवर्स द थ्योरी ऑफ डिमांड, ये किस चीज की थ्योरी को कवर करता है? डिमांड की, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की, कॉस्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन की, इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा मार्केट के अंदर पैसा के हिसाब से, वेज में, रेंट में, इंटरेस्ट में या प्रॉफिट्स में, इन सारी चीजों के बारे में ये बात करता है। इस स्टडी द इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सप्लेनिंग फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमी लाइक द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग जगह पर किस तरीके से लगाया जाएगा, ये उसके बारे में बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू प्रमोट द वेलफेयर, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात कैसे करी जाएगी। यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। चलिए बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। देखो द वर्ड मैक्रो कहां से आया? ग्रीक वर्ड मैक्रो से आया, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़े लेवल पे बात करना। इट इज कॉल्ड द इनकम थ्योरी, ये एक इनकम थ्योरी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? वो इनकम एज अ होल बात करते हैं, पूरी देश की इनकम जो जनरेट होती है उसे बोला जाता है एग्रीगेट इनकम, यानी कि नेशनल इनकम, यानी कि एग्रीगेट। क्या बोला जाएगा इसको? एग्रीगेट। इट मींस नेशनल इनकम, यानी कि पूरे देश की जो थ्योरी है, आई एम सो सॉरी, पूरे देश की जो हमारी इनकम है उसे क्या बोला जाएगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी पूरे देश की आय को जब एक जगह पर लगा दिया जाता है तो उसे नेशनल इनकम बोला जाता है। एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। पूरे देश की डिमांड क्या है, पूरे देश की सप्लाई क्या है, इन सबको मिलाकर एग्रीगेट बोला जाता है और जिसे कवर करता है मैक्रो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले भी कई बार कई वीडियोस में बता चुका हूं, अब अच्छे से और समझ लो आप पॉजिटिव नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है। देखो सर्टेन थिंकर्स, कुछ लोगों ने बोला कि इकोनॉमी इज अ पॉजिटिव साइंस बिलीव दैट स्टडी फैक्टर रेदर देन द सोशल वैल्यूज लॉजिकली। देखो पॉजिटिव थ्योरी होती है कि कैसी चीजें होनी चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए देश के अंदर और उनको डील कैसे करा जा रहा है, ये वाली बात कि कैसी चीजें, क्या सिचुएशन है देश के अंदर और इस सिचुएशन को डील कैसे करा जा रहा है। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया के अंदर मोर देन 2 करोड़ पॉपुलेशन है और इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है और ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे डील करा जाएगा इस बारे में करना। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी बोलती है कि हमारे देश के अंदर चीजें कैसी होनी चाहिए, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इंडिया को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, तो ये होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो जैसी चीजें होनी चाहिए उसे पॉजिटिव इकोनॉमी बोला जाएगा और उन चीजों को किस तरीके से कंट्रोल करा जाता है उसे पॉजिटिव इकोनॉमी में क्या आता है कि व्हाट ऑट टू बी, कैसा है, व्हाट इज एग्जैक्टली एंड हाउ वी आर डीलिंग इट विद। पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब हो रहा है हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है और उसको हम डील कैसे कर रहे हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में कहता है कि क्या है और कैसा होना चाहिए देश की इकोनॉमी। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। चलिए इसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है, देखिए सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जिस तरीके से प्राइस होगा उसी तरीके से हमारी डिमांड होगी। प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगा। यहां पर सिंपली तरीके से बात करें कि प्राइस का डिमांड के साथ, प्राइस हाई तो डिमांड लो, इनवर्स, प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन। बट अगर डिमांड हाई और प्राइस भी हाई, प्राइस डिमांड का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ये बात आती है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा यहां पर क्या कहता है द लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए टेस्ट, अच्छा क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर? टेस्ट, प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्राइस रिलेटेड टू द कमोडिटी, साइज ऑफ द कंपोजिशन, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, सोसाइटी कैसी है, नॉर्मली कमोडिटी, प्रेडिक्शन ऑफ द प्राइस नियर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कैसा रहेगा, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं डिमांड वाले चैप्टर के अंदर। द लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है? द लॉ ऑफ सप्लाई कहती है होल्डिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी कि दो दूसरे फैक्टर उनको होल्ड करते हुए कांस्टेंट, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस द क्वांटिटी प्रोड्यूसर विलिंग टू एबल टू द सप्लाई इंक्रीज। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोड्यूसर चीजों को ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। इससे क्या रहेगा
कि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, वाइस वर्सा। शोइंग डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड द कमोडिटी। अच्छा, इसके बाद यहां पर आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है, मार्शल ने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। उसने बोला कि डिग्री जितना प्राइस बढ़ रहा है और उसकी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना प्राइस बढ़ रहा है उसकी डिमांड में जितना परसेंट का इनकम चेंज आ रहा है उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि आप सपोज करें 10%, यानी कि अगर मैं बोलूं किसी चीज का प्राइस 10% से बढ़ गया तो उसकी डिमांड में जो डिक्रीज होगा वो भी 10% होगा। मतलब जितना परसेंट अपॉन में परसेंट, इंक्रीज इन प्राइस अपॉन में डिक्रीज इन डिमांड, जितना परसेंट उनका रेशो उसी हिसाब से होगा। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है डिग्री मतलब रेशो, डिग्री इन द क्वांटिटी ऑफ द डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस टू द रेशो द प्रोपोर्शन टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना चेंज प्राइस के अंदर आ रहा है उसी हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर भी प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर 3 तरीके की इलास्टिसिटी डिमांड होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इलास्टिसिटी देखिए यूनिट इलास्टिसिटी लेस देन 1, यूनिट इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है, 3 तरीके की है। कैसी है इसको चलिए देख लेते हैं। यहां पर देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। देखिए यहां पर क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए जितना इलास्टिसिटी ईपी, ठीक है, जितना इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ईपी का फॉर्मूला होता है, इसका साइन होता है, इस साइन का मतलब होता है चेंज, इस साइन का मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। कितना चेंज आ रहा है, चेंज इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस। क्या क्वांटिटी इंटू प्राइस अपॉन में चेंज इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी, चेंज इंटू क्वांटिटी इंटू प्रीवियस प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था, और चेंज इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी जो पहले की क्वांटिटी थी उसका, ये फॉर्मूला होता है। इनकम इलास्टिसिटी क्या कहता है, इट इज अ रेशियो प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन द इनकम। जितना डिमांड के अंदर चेंज है उतना इनकम के अंदर चेंज है। देखिए वाई का मतलब क्या होता है, चेंज, ये साइन चेंज का, और ये वाई का मतलब इनकम। हमारी पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर वाई का साइन का मतलब होता है इनकम, इनकम, ये इनकम को डिनोट करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी इनटू इनकम अपॉन में चेंज इन इनकम इनटू क्वांटिटी। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है किसका, इनकम इलास्टिसिटी का। यहां पर हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। हम मार्केट, हमारे देश की मार्केट कैसी है, बाजार, हमारे देश का बाजार कैसा है, उस बाजार के अंदर संतुलन कैसा रहता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसा रहता है, मार्केट कैसे कंट्रोल होती है, सारी मार्केट के बारे में बात करेंगे। देखिए इन मार्केट्स के बारे में अगर मैं यहां पर बात करें तो इन इकोनॉमिक्स मार्केट स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब जहां पर कंपटीशन होता है मार्केट में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इंडस्ट्री कहां पर, क्लासिफाइंग इट फैक्टर लाइक नंबर ऑफ द फर्म, कितनी फर्म्स है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल और डिफरेंशिएटेड, एंड ईज ऑफ मार्केट एंट्री, किस तरीके से मार्केट के अंदर एंट्री कर पा रहे हैं, किस तरीके से एग्जिट कर पा रहे हैं, विच डिटरमाइंस द फर्म प्राइसिंग, जो फर्म की प्राइसिंग को डिटरमाइन करता है और उसके बिहेवियर को बताता है। द 4 टाइप ऑफ मार्केट आर हियर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और कंपटीशन एंड द ओलिगोपोली। ये हमारी 4 तरीके की मार्केट होती है। ईच रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ द कंपटीशन, हर मार्केट अलग अलग लेवल के कंपटीशन को दिखाती है। सेलर विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि सेलर के कुछ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर। परफेक्ट कंपटीशन टू जस्ट वन मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है, जहां पर एक वन मोनोपोली एक मार्केट होती है, यानी कि एक ही तरीके से मतलब सारे सेलर एक ही चीज को बेच रहे हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर आ गया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली, इस तरीके की हमारे पास मार्केट आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बहुत ज्यादा नंबर में बायर और सेलर होते हैं यहाँ पर। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे सारे के सारे। और प्राइस टेकर, फर्म्स हैव नो कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस एंड मस्ट एक्सेप्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। जो फर्म्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही है उनका कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर, जो मार्केट के अंदर लोग बेच रहे हैं, जो दुकानदार है, उनका पूरा कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, क्योंकि सारे दुकानदार मिलकर एक ही प्राइस पर एक ही चीज को बेच रहे हैं, तो दे आर फर्म टेकर। क्या है, दे आर प्राइस टेकर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ गया, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ गया, यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ गया। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि विशेषता है परफेक्ट कंपटीशन की। इसके बाद यहां पर आ जाता है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यहां पर परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये बोथ बायर एंड सेलर को परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो रही होती है कि मार्केट के अंदर क्या बिक रहा है,
नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहां पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, देयर आर नो ट्रांजैक्शन बाइंग और सेलिंग गुड्स। मेरे को ये नहीं कि भैया मैं आपको बेच रहा हूं तो यार मैं यहां से सामान वहां भेजूंगा तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नो ट्रांजैक्शन, दुकानदार पे ग्राहक गया और ले लिया। अच्छा, मोनोपोली का फीचर क्या होता है? इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोपोली, यानी कि सिंगल सेलर से निकल गया है। यहां पर एक सिंगल सेलर होगा, द प्रोड्यूसर हैज द फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस। एक ही सेलर है और वो उसका पूरा कंट्रोल है, एक ही तरीके का प्राइस। सिर्फ देखिए मेरे पास ये खास तरीके का पेन बिक रहा है और सिर्फ मैं ही बेच रहा हूं इस पेन को, तो ये कौन सी मार्केट है? मोनोपोली का। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होती है? हियर वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर बट द सेलर सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इट इज द रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर एंड द फीचर। हमारे जो अभी रियल की जो मार्केट होती है मोनोपोलिस्टिक होती है, यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पे बायर और सेलर होते हैं और सारे लोग अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लोग बहुत सारा अलग अलग तरीके के कंज्यूमर है। तो वो कौन सी मार्केट होती है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड बोथ द सेलर्स एंड द बायर्स विलिंग एंड सेलिंग डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो। यहां पर ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट कौन सी होती है? देखिए, फ्यू सेलर द मार्केट लीडिंग टू इंटेंस कंपटीशन। यहां पर क्या होता है? यहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं, द फीचर इंटेंसिव कंपटीशन, इंटरडिपेंडेंस ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द अदर्स प्रोड्यूसर मूव नेचर द प्रोडक्ट्स होमोजेनियस कॉजिंग प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड। देखो यहां पर क्या है कि सेलर फ्यू है, बायर्स बहुत ज्यादा है। यहां पर बहुत ज्यादा बायर्स हैं, सेलर्स कम है, तो वो कुछ डिपेंडेंट होकर चीजों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहां पर क्या, फ्यू सेलर है, बायर्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट एक हमारे पास शुरू होने जा रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? एक बात को ध्यान से समझेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैं आपको यहां पर समझा देता हूं एक सिंपल भाषा में, समझना ध्यान से। देखो देखो, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। फर्म मतलब जो सामान को बना रही है, हाउस होल्ड जो उस सामान को उसके लिए सर्विस दे रहा है। देखो यहां पर क्या है, अगर ये हाउस होल्ड किसी ना किसी तरीके से इसको अपनी सर्विस दे रहा है, कैसे? स्पेंडिंग दे रहा है। कैसे कि अब देखो, अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड यहां पर काम कर रहा है, इंप्लॉय है, और ये फर्म है। अब फर्म इसकी सैलरी देती है, इनकम देती है। तो इनकम से क्या है, किसी तरीके से फर्म इसको सैलरी दे रही है, इनकम दे रही है, और ये किसी ना किसी तरीके से इसका प्रोडक्ट खरीदकर ये इनकम वापस इसको पहुंचा देता है। जैसे कि सपोज करो, मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दे देता हूं। कोई फर्म है, मैं इस पेन को बनाता हूं, मेरे पास कोई व्यक्ति काम करता है, वो काम करता है तो मैं उसको सैलरी देता हूं। कहीं ना कहीं वो सैलरी उसकी किसी ना किसी रेशो में घूमकर जो मैंने उसको सैलरी दी वो पैसा मेरे पास आ जाएगा। कैसे? अब उसका बच्चा पढ़ता होगा, अभी खास तरीके का पेन मैं बना रहा हूं, उसका बच्चा अगर इस तरीके के पेन को लेने के लिए बाजार में जाता है, तो ये मैं मार्क पेन कहां सप्लाई करता हूं? बाजार में। वहां से बाजार से वो पैसा बाजार वाले को देगा, वहां से वो पैसा घूमकर मेरे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम जो है एक सर्कल के तरीके से घूम फिर के मेरे पास आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये पैसा अगर मेरे पास आ रहा है और मैं किसी की जमीन पर काम भी कर रहा हूं हाउस होल्ड की, तो मैं हो सकता है उसको रेंट भी पे कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं से फिर दोबारा से मैं घूम के ये पैसा हाउस होल्ड के पास चला जाएगा। तो इसे बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? यहां पर is a fundamental concept economy that illustrate how money moves through economy in continuous loop। यानी कि पैसा इकोनॉमी के अंदर कैसे घूमता रहता है बिना लूप के, मतलब बिना किसी बाहर गए। देखो यहाँ पर क्या, बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में। शो हाउ इनकम इज क्रिएटेड, ये बताता है इनकम को कैसे बनाया जाता है, इनकम का कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, इनकम का कैसे खर्च करा जाता है। द मॉडल encompasses various sector, यहां पर क्या होता है, वेरियस सेक्टर के अंदर है ये, ऑफ द इकोनॉमी सच एज द हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। कहां पर है? हाउस होल्ड, बिजनेस एंड द फॉरेन सेक्टर। यहां पर हमारा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है। इसके बाद एक और बात करें, यहां पर द बेसिक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इनकम आर टू सेक्टर मॉडल। एक देखिए, ये टू सेक्टर मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर दो लोग हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। यहां पर क्या, हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। यहां पर क्या, ये टू सेक्टर मॉडल है। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। हाउस होल्ड फर्म फैक्टर, हाउस होल्ड सप्लाई लेबर। हाउस होल्ड क्या करता है? देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है, यहां पर ये सप्लाई कर रहा है किस तरीके से इसको, लेबर, कैपिटल मतलब पैसा, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप टू द फर्म। इन द रिटर्न दे रिसीव वेजेस, रिटर्न में उनको क्या मिल रहा है? वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो एक तरीके से इनकम घूमे जा रही है। दिस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस होल्ड फर्म्स टू द हाउस होल्ड, यानी कि फर्म से हाउस होल्ड से फर्म, इनकम घूमे जा रही है। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाउस होल्ड। फर्म्स क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हाउस होल्ड्स के द्वारा बनाई जा रही है। द मनी दैट हाउस होल्ड स्पेंड, जो पैसा हाउस होल्ड है वो स्पेंड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो बैक टू द फर्म।
जो हाउस होल्ड मनी को स्पेंड कर रहे हैं वो फ्लो बैक टू द फर्म को वापस जा रहा है। इस तरीके को बोला जाता है हाउस होल्ड वन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसके बाद यहां पर आता है अगला क्वेश्चन, नेशनल इनकम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो पूरे देश की इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है। किस तरीके के, इसके कितने तरीके के पार्ट है, इसके पार्ट है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनपी, एनएनपी, पीसीआई, जीवीए, ग्रीन जीडीपी। किस तरीके के, देखें एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले जाएंगे। जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर नेशनल इनकम एंड रिप्रेजेंट द टोटल मॉनिटरी, कुल पैसा कितना है, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, जितना भी फाइनली में जो गुड्स बनकर आए उनका कुल पैसा कितना लोग खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक कंट्री के अंदर कितना पैसा प्रोड्यूस हो रहा है, कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको कितने में बेचा जा रहा है, उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है, उसे बोला जाता है जीडीपी। जीडीपी कैन बी एक्सप्रेस इन द नॉमिनल टर्म्स, इसको नॉमिनल टर्म यानी करंट प्राइसेस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, और रियल टर्म यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस पे कर सकते हैं। विद रियल जीडीपी एडजस्टेड इन्फ्लेशन टू रिफ्लेक्ट द ट्रू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जब रियल जीडीपी को हम इन्फ्लेशन महंगाई के साथ बिल्कुल एडजस्ट कर देते हैं तो इसे बोला जाता है ट्रू, क्या बोला जाएगा इसे, ट्रू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। एनडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द जीडीपी, जीडीपी से निकलता है एनडीपी, सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। देखिए यहां पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन, मैं आपको बता दूं डेप्रिसिएशन क्या होता है, ध्यान से समझना। डेप्रिसिएशन होता है, मैं अगर बोलूं यहां पर ग्रॉस से अगर मुझे डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मैं यहां से पहुंच जाऊंगा नेट के ऊपर। मैं यहां से पहुंच जाऊंगा नेट के ऊपर, और नेट से वापस मेरे को ग्रॉस पर जाना है तो प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। ग्रॉस क्या होता है, ये पेन अगर मैंने 10,000 रुपए का खरीदा, 10,000 रुपए का इसका ग्रॉस प्राइस है। अब जरूरी नहीं अगले महीने 10,000 का रहेगा, इसमें से कुछ डेप्रिसिएशन भी घटेगा, 500 रुपए, 1,000 रुपए कुछ कट जाएगा, तो जो इसका 1,000 रुपए अगले महीने कट कर मिलेगा वो 9,000 रुपए क्या है इसका, वो 1,000 रुपए जो कट गया वो इसका डेप्रिसिएशन है, तो वो इसका नेट प्राइस है, नेट। तो वो क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जब जीडीपी से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूं तो मेरा एनडीपी आता है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला आता है जीएनपी। GNP measures the total economic output produced by the country resident regardless of the location of production। GNP बताता है कि टोटल इकोनॉमिक आउटपुट यानी कुल अर्थव्यवस्था में कितना माल बनकर निकल रहा है, किसके द्वारा, कंट्री के द्वारा, जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग उनके द्वारा। ठीक है, रिगार्डलेस लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग लोकेशन अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन के हिसाब से, इसे बोला जाता है जीएनपी। इसके बाद जीएनपी में से जीडीपी कैसे निकलेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला इसको ध्यान से देखना। जीएनपी में से माइनस कर दो जीडीपी को और प्लस कर दो नेट इनकम को। ठीक है, कैसे, जीएनपी माइनस जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी फोकस ऑन द, क्या निकलता है आपका, जीएनपी निकलता है। ठीक है ना, क्या निकलेगा आपका, जीएनपी। जीएनपी निकालने के लिए क्या करोगे, नेट इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम क्या होती है, जब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देता हूं तो जो मेरा नेट इंपोर्ट होता है तो उसे क्या बोला जाएगा, नेट इनकम जो हो जाएगी, उससे जो पैसा मेरे को प्राप्त होगा। देखो जब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो इनकम आती है वो मेरी नेट इनकम होती है, वो मेरी नेट इनकम होती है। ठीक है, इनकम है नेशनल रेसिडेंस एंड बिजनेस वेदर द एक्टिविटीज अकर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, यानी कि बताता है कि जितनी भी एक्टिविटीज है, जितना भी पैसा हुआ है, डोमेस्टिकली हुआ है या इंटरनेशनली हुआ है, इस बारे में। ठीक है, अब आता है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जीएनपी। जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पीसीआई मेजर दैट एवरेज इनकम पर पर्सन इन कंट्री, एक व्यक्ति की, हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति की एवरेज इनकम क्या है, क्योंकि सारे व्यक्ति अलग अलग इनकम कमाते हैं तो हम एक एवरेज इनकम निकाल लेते हैं। हो सकता है सब लोग सिर्फ देश के अंदर 10,000 रुपए पर मंथ कमाते होंगे, ऐसा एक एवरेज इनकम का मानना है इनका। ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइडिंग द नेशनल इनकम यूजली जीडीपी बाय द पॉपुलेशन, यानी कि नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, पर कैपिटा इनकम। इसके बाद ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ग्रीन जीडीपी एडजस्टेड ट्रेडिशनल जीडीपी बाय द अकाउंटिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रिसोर्सेज डिप्लेशन, यानी कि हम जितनी अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए जितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जितनी हम लेटेस्ट चीजों को, यानी कि हम इन्वायरमेंट को कई बार इग्नोर कर देते हैं, पर जब हम उस अनइग्नोर्ड इनकम, मतलब अनइग्नोर्ड नेचर को, हमने नेचर को इग्नोर नहीं करा पर फिर भी हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा नेचर अभी भी ग्रीन है, हम ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो हमारी जीडीपी बनती है उसे बोल जाता है ग्रीन जीडीपी। क्या बोल जाएगा उसे, ग्रीन जीडीपी। यस अगला मेरे पास आ जाता है
ट्रेड साइकिल, देखिए ट्रेड साइकिल क्या होता है हमारे देश के अंदर, ट्रेड कैसे घूमता है, फेजेस ऑफ इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल, बिजनेस का ट्रेड कैसे चलता है। देखिए इन इकोनॉमिक्स ट्रेड इज द वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। ट्रेड क्या होता है, गुड्स को एक्सचेंज करना। ट्रेड क्या है, गुड्स को एक्सचेंज करना, गुड्स को, सर्विसेज को, एसेट को बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में, पैसे के लिए और वैल्यूएबल आइटम्स के लिए, ड्रिवन फ्रॉम द म्यूचुअल बेनिफिट्स, हम दोनों का बेनिफिट होगा। मैं किसी से कोई चीज खरीदूंगा, मेरा बेनिफिट है, किसी को कोई चीज बेचूंगा, उसका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स एंड वांट को पूरा करने के लिए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एनेबलिंग स्पेशलाइजेशन, ये बताता है कि कुछ, देखिए कुछ स्पेशलाइजेशन है, ट्रेड जो है कुछ स्पेशलाइजेशन। अगर मेरे को कोई कंप्यूटर का कोई काम कराना है तो मैं किसी कंप्यूटर जीनियस से कराऊंगा, तो इस तरीके के काम है, या किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से कराऊंगा। तो इसके बाद क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सेस टू द डाइवर्स प्रोडक्ट्स, रेंजिंग फ्रॉम द लोकल मार्केट, डोमेस्टिक ट्रेड टू द ग्लोबल एक्सचेंज, इस तरीके का हम ट्रेड करेंगे। जब हमारा एक्सपेंशन, बिजनेस बढ़ा और पूरा हाई पे पहुंचे तो ये पीक है, और जब बिजनेस घटा तो इसे नीचे ट्रफ है। देखिए इसे बोला जाता है क्रस्ट, बिजनेस का पीक, और इसे बोला जाता है ट्रफ, ट्रफ, ठीक है। रिसेशन, यानी कि रिसेशन आया तो नीचे, फिर नीचे जाकर फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर पीक आया, फिर रिसेशन। तो हमारा ये एक तरीके से वेव की तरह चल रहा है हमारा ट्रेड साइकिल, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 4 मेन फेसेस है ट्रेड साइकिल के। कौन कौन से 4 मेन फेसेस है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। 4 मेन फेसेस है ट्रेड साइकिल के। एक्सपेंशन, बूम, यानी कि जब ट्रेड मेरा बहुत ऊंचाई पर हो, बूम। रिसेशन, द पीक ऑफ द साइकिल एंड द डिमांड बिगिंस टू स्लो, जब डिमांड कम हो जाती है और मार्केट में माल ज्यादा बन जाता है तो वो रिसेशन आ जाता है। और इससे आता है डिप्रेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, ये वाला देखो, ये वाला फेज ट्रफ, ठीक है, ये पीक है। कैसे, पॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय द सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस एट आउटपुट, हाई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इस तरीके से उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। रिकवरी, और जब ट्रफ से हमारी वेव दोबारा पीक की तरफ जाने के लिए बढ़ती है तो उसे बोला जाता है रिकवरी मोड। तो 1 2 3 4 4 ट्रेड साइकिल है हमारे किसके, ट्रेड के। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास यहां पर कंप्लीट हो गया मॉड्यूल 1। आपकी इकोनॉमिक्स की बुक से मॉड्यूल 1 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे सारे मैं लेकर आया था यहां पर। फिलहाल इतने ही थे। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, देखते हैं मॉड्यूल 2 क्या कहता है। देखिए इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू। इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू क्या है, यहां पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है उसका ओवरव्यू क्या है। देखो ओवरव्यू, साइलेंट फीचर, क्या हो गया ये, देखिए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर चेंज, किस तरीके से हमारे देश के अंदर स्ट्रक्चर चेंज आया इंडियन इकोनॉमी के अंदर। A large number of population leading to the high labor supply and the consumer demand, हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, हाई रेट हमारे डिमांड है, सप्लाई कंज्यूमर, रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारी जो डिमांड है और सप्लाई उसके हिसाब से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंट इनकम इनइक्वालिटीज, यानी कि इनकम के अंदर इनइक्वालिटी है, लोगों के पास एक समान इनकम नहीं है। सब्सटैंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है। की साइलेंट फीचर क्या हमारे इंडियन इकोनॉमी के, देखिए इनइक्वालिटीज इन इनकम, हमारे देश की जो इनकम है वो सब लोगों को प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं हो पाती है। देखिए कई लोग क्या होते हैं अपनी एक अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी उस तरीके की जॉब कर रहे थे जिसके लिए वो बने नहीं होते, तो ये क्या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। इसके बाद आता है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिस तरीके से सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है या डिमांड और सप्लाई सही टाइम पर मतलब फुलफिल नहीं करी जाती है, तो इसे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर क्या होता है, सेविंग आर लो ड्यू टू द नेशनल इनकम आर हाई, यहां पर क्या है कि नेशनल इनकम उतनी नहीं है जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों की सेविंग्स कम है, तो इसे क्या बोला जाता है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाता, उनको आने पौने कुछ भी काम करने को रेडी हो जाते हैं। इसके बाद लो क्वालिटी लेबर, यानी कि लेबर, रीजन बीइंग द रेट ऑफ इलिटरेसी, हमारे देश की जो असाक्षरता है, अनपढ़ता है, जिसके कारण से लेबर हमें उस हिसाब की नहीं मिल पाती, तो ये भी हमारे देश की इकोनॉमी का एक फीचर है। इसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज क्या है इन द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इन 5 ईयर प्लानिंग हैव इंक्रीज इंडियाज नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम सर्टेन एक्स। देखिए जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है इस लेवल तक बढ़ चुकी है, जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है। इसके बाद आता है की फीचर ऑफ स्ट्रक्चर चेंज, हमारे देश की जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ इकोनॉमी को किस तरीके से, उसके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, हमारे देश का एग्रीकल्चर, देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान जब से आया हमारे देश के अंदर तो हमारे एक्सपेंडिचर 22% एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज मिल गई, ये इंक्रीज हो गया,
इसके बाद ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, द पब्लिक सेक्टर ग्रोथ कंट्रीब्यूट्स टू द लॉट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर ग्रोथ है बहुत ज्यादा, मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई है जिससे पब्लिक को बहुत बेनिफिट मिला है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट्स साइज वाज क्वाइट स्मॉल। इंडिपेंडेंस के टाइम पे पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ जो साइज था बहुत कम था। विद एन इन्वेस्टमेंट 29 करोड़ था। थ्रू द 5 ईयर प्लान नियरली 45% टोटल इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड टू द पब्लिक सेक्टर। जो देखिए अब 5 ईयर प्लान के थ्रू जो 45% है वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में भी प्रोग्रेस हुआ है। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है, अब लोग खुद से काम करने में, खुद के प्रोडक्ट बनाने में सफिशिएंट है। अब हमें बाहर के देशों की मदद नहीं लेनी पड़ती है, हम मेड इन इंडिया के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कॉजेज लो प्रोडक्टिविटी एंड द गवर्नमेंट मेजर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, हमारे देश के अंदर लो प्रोडक्टिविटी क्यों है और गवर्नमेंट इसको कैसे मेजर कर रही है, इसके बारे में देखिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज अ लैंड प्रोडक्टिविटी दैट इज, देखिए जितने भी हमारे देश में खेती वगैरह जितनी भी फील्ड हो रही है, जितने भी खेती से रिलेटेड हमारे काम होते हैं वो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर आते हैं। कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, स्मॉल फ्रेगमेंटेशन होल्डिंग, यानी कि लोगों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं और छोटे छोटे खेत हैं जिसको वो प्रॉपर तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं, या खेती भी है तो वो उनके किराए पर लिए हुए होते हैं जिसके उनको बड़ा लेवल पे पैसा चुकाना पड़ता है। मॉनसून डिपेंडेंसी बहुत है हमारे देश के अंदर। इरिगेशन वीक, इरिगेशन जो सिंचाई की सुविधा है वो कम है। सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी बार बार इतनी उर्वरक नहीं, इतनी उपजाऊ नहीं हो पाती। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेट है। जो किसान है उनको फाइनेंस सही तरीके से नहीं करा जाता, क्रेडिट क्रिएट नहीं करा जाता उनको। इसके बाद ओवर क्राउडिंग, टू मेनी पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या है कि एक एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड है जिसकी वजह से सारे ही एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर से उभर नहीं पा रहा और अनएम्प्लॉयमेंट को ये चीज जन्म देती है। इसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज को और इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखो गवर्नमेंट कर रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमारे पास आ चुका है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी हमारे देश की है। यहाँ पर देखिए फार्मिंग प्रैक्टिस, पहले तो हम यहाँ पर हाउ टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कुछ एक चार्ट है यहाँ पर बनाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से। देखो फार्मिंग प्रैक्टिस यानी कि किसानों को सही तरीके से बताना कि किस तरीके से खेती करी जाएगी। सॉइल हेल्थ प्रैक्टिस, मिट्टी को सही करना। हाई क्वालिटी सीड, अच्छे बीजों का यूज करना। मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना। द 4 Rs का यूज करना। इसके बाद इरिगेशन सिस्टम सही होना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट को सही करना। और डेटा एनालिस्ट, इन सब चीजों को एक डेटा में तैयार करके उसको एक एनालाइज करना। ठीक है, इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना, एक ये भी सरकार का, ये क्या करती है, हेल्थ रिड्यूस केमिकल इनपुट्स बताती है कि किस तरीके से हमें परंपरा तरीके से जो कृषि हम करते आ रहे थे उसी को फॉलो करना। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, किसान को एक तरीके से इक्विपमेंट, उनको एक फाइनेंस यानी उनको मॉनेटरी पॉलिसी है एक तरीके से किसानों के लिए सरकार की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दिस स्कीम एम्स टू इंसेंटिव स्टेट इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ज्यादा रहे, इसको भी बताना देश के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पर पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉवर्टी के बारे में। तो हमारा पॉवर्टी चल रहा है, हम मॉड्यूल 2 का पढ़ रहे हैं पॉवर्टी। इससे पहले हम ट्रेड साइकिल वगैरह सब पढ़ चुके हैं। पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है यहां पर देखिए, पॉवर्टी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हम इसमें, पॉवर्टी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेस और इसकी एलिविएशन स्ट्रेटेजीज, यानी कि किस तरीके से इसको सही तरीके से करा जाएगा। देखिए पॉवर्टी इज द सिचुएशन इन विच वन फेल्स टू एग्जाम सफिशिएंट इनकम, यानी कि कोई एक व्यक्ति जब उसके गुजारे लायक इनकम को मतलब लेने में, अटेन करने में फेल हो जाता है तो पॉवर्टी की लाइन आती है। टू बाय बियर मीन्स ऑफ द सब्सिस्टेंस। पॉवर्टी इज एब्सोल्यूट रिलेटिव, पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव है। In India, we consider the absolute poverty in which the income and the consumption expenditure is so meager that one has to live below the minimum substantial level, यानी कि जितना पैसा मेरे को चाहिए एक व्यक्ति को उस पैसे से नीचे मतलब रहना पड़ता है, इसे बोला जाता है पॉवर्टी। पॉवर्टी किस तरीके का, पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है देखिए, लो, सबसे बड़ी बात हम पॉवर्टी ट्रैप को पढ़ेंगे यहाँ पर। लो इनकम ग्रोथ, देखिए सबसे पहले तो लो इनकम है,
लो इनकम से क्या होगा, लो सेविंग होगी, लो सेविंग से क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, लो इनकम ग्रोथ होगी, फिर दोबारा से क्या होगी, लो इनकम ग्रोथ, तो हम उल्टा आके फंस गए। इसी तरीके से लो इनकम है तो हमारे पास क्या होगा, लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगी, लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगी तो लो ह्यूमन कैपिटल होगा। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जब आदमी अपने अंदर, दिमाग के अंदर नई नई चीजों को एनलार्ज करता है, एनलार्ज मतलब नए इनोवेटिव स्किल्स बनाता है, अपने स्किल्स बनाता है। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर्स के अंदर अच्छा हूं तो एक स्किल है, ये मेरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है, इसे एचसीएफ बोला जाता है। जब इंसान अपने दिमाग के अंदर स्किल्स को डेवलप करता है तो वो क्या है, मेरा ह्यूमन कैपिटल है। इससे अगर ह्यूमन कैपिटल लो होगा तो क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम होगी। तो एक तरीके से पॉवर्टी ट्रैप है, जो यहां से घूम के वापस यहां आ रहा है और यहां से घूम के फिर वापस यहां आ रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉवर्टी ट्रैप। अगर हम इसके बारे में आगे पढ़ें, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है हमारे देश के अंदर, पॉवर्टी के यानी कि गरीबी के कारण क्या है, अंडर डेवलपमेंट हमारे देश के यहां पर क्या है कि इज ड्यू टू द नेशनल पर कैपिटा इनकम कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे देश के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज बहुत कम है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी आती है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये भी एक कारण है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर जो जिसकी वजह से देखिए, अगर हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज होती है। इसके बाद इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, इनकम एंड वेल्थ के अंदर देखिए यहां पर क्या होता है, लोगों को जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता है, तो इसे बोला जाएगा इनइक्वालिटी, इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। एलिविएशन स्ट्रेटेजीज क्या है, इसको किस तरीके से खत्म करा जाए, किस तरीके से हटाया जाए, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि सरकार को देश के अंदर कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे हम पॉवर्टी को दूर कर सके। इसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर नए नए सुधार करने चाहिए, किस तरीके से, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सेविंग्स हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कुछ ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट, कुछ मतलब बच्चों को बचपन से ही, यानी कि देश के अंदर हमारे कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्सेज करने चाहिए इंट्रोड्यूस, जिससे लोगों के अंदर बचपन से एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी डेवलप हो। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि स्कीम लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन पीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, नेशनल सोशल असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि कुछ ऐसी स्कीम्स को चलाना जिसे एक आम व्यक्ति के अपना करना, अफोर्ड करना मुश्किल रहता है, पर सरकार उसको वो फायदा मुहैया करा रही है। इसके बाद एजुकेशन सही टाइम पर देना, एजुकेशन अच्छे से दे रहा, हर व्यक्ति को अगर एजुकेशन मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी, हमारे देश के अंदर इलिटरेसी खत्म होगी, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। हेल्थ केयर इनिशिएटिव, यहां पर क्या, प्रधानमंत्री लाइक आयुष्मान भारत एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, सरकार क्या कर रही है, आयुष्मान भारत कर रही है, जिससे हर व्यक्ति को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल रहा है, और अफोर्डेबल हेल्थ केयर के साथ क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी लोगों का कम होगा, और जिससे हम पॉवर्टी की लाइन से थोड़ा सा उभर पाएंगे। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, यहां पर आ जाता है पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन के बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं। अब 10th जो पॉइंट है हमारे पास, वो आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब किस तरीके से हमारे देश का पॉपुलेशन का साइज है, कैसे ये बन रहा है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब किस तरीके से इसको बांटा गया है, तो इस बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहां पर। देखिए, साइज एंड द डेंसिटी, यानी कि हमारे देश में पॉपुलेशन का क्या साइज और कितना घनत्व है। इंडिया के अंदर बहुत लार्ज है, बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हमारी जो देश है मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुकी है, कितने लोगों के साथ, 1.4 बिलियन लोगों के साथ, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 464 पीपल, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पर 464 पीपल रहते हैं। इसके बाद कंपोजिशन, किस तरीके से बने हुए हैं, द पॉपुलेशन इज डाइवर्स विद द सिग्निफिकेंट वर्किंग एज ग्रुप, कैसे, अराउंड 62, इसके अंदर पॉपुलेशन में क्या है, 62% वर्किंग एज ग्रुप है, एंड द ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन अराउंड 7%, और बाकी जो है हमारा 7% एल्डरली ग्रोइंग पर्सन है, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयड और अदर सेक्टर के लोग आ जाते हैं। यहां पर आता है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे ज्योग्राफिकली लोग फैले हुए हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द 66% पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द एरिया थ्रू द अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग, 66% लोग कहां रहते हैं, शहरों के अंदर। इसके बाद जेंडर एंड ग्रोथ, द सेक्स रेशियो इन द अप्रोक्सीमेटली 985 फीमेल है पर 1000 मेल्स पर। इसके बाद आता है डेफिनेशन, द डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल दैट अकर्स विद इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी कि 15 से 64 साल के लोगों के बीच में कितना ग्रोथ हो रहा है हमारे देश के अंदर वर्किंग को लेके, 15 से 64 इयर्स के जो लोग हैं कितना काम कर रहे हैं और काम करने के लिए एबल है और उनको काम मिल भी रहा है, तो इसे बोला जाएगा डेफिनेशन किस चीज का, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि
और इसके अलावा जो बच गए यानी कि जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं वो क्या है, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अ लार्जर वर्कफोर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में बढ़ेगी हमारे देश की। इसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहां पर बात करेंगे अब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। देखिए फ्यूअर डिपेंड्स अलाउ हाउस होल्ड, देखिए फ्यूअर डिपेंड्स अलाउ हाउस होल्ड टू सेव इन्वेस्टमेंट मोर लीडिंग टू द कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए यहां पर क्या होता है, जो हाउस होल्ड के बारे में हम पहले इससे वीडियो में इसी में बात कर चुके हैं। हाउस होल्ड कौन होता है, जो हमारे फर्म को काम करके दे रहा है। वो अगर सारा पैसा खर्चा कर देंगे तो सेविंग कुछ भी नहीं होगी, और अगर सारी सेविंग कर देंगे तो खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो यहां पर ये वाली बात करी गई है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, अ यूथफुल पॉपुलेशन डिराइव इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे देश के जो युवा लोग हैं वो एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से डिराइव हुए हैं। इसके बाद ग्लोबल वर्कफोर्स, यानी कि इंडिया कैन बिकम मेजर सप्लायर स्किल लेबर। इंडिया के यहां से सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर सप्लाई होते हैं, यानी कि ग्लोबल वर्कफोर्स, हमारे यहां से पूरे विश्व के अंदर वर्कफोर्स सप्लाई होती है। अगला आता है हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है नीति आयोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नीति आयोग क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके काम क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, इसको क्या बोला जाएगा, नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मतलब होता है, यह एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को, रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटाकर 1 जनवरी 2015 को हमने नीति आयोग को एस्टेब्लिश करा था। किस लिए, एक प्रीमियर पॉलिसी थी, थिंक टैंक है। क्या चीज है कि थिंक टैंक है, किसका, गवर्नमेंट का। नीति आयोग क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपिंग विद इन द एम्फसाइज सब्सटाइजिंग। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, नीति आयोग क्या करता है, सरकार के और देश के बीच में एक ऐसी नीति देकर चला जाता है कि आपको इस तरीके से देश के अंदर एक मतलब इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी, आपके देश की ग्रोथ इस तरीके से होगी, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमी की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सब कुछ कैसे ग्रोथ होगी, उसको क्या काम करता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच में रिएक्शन करके वो निकल जाता है सीधा, तो उसे कैटलिस्ट बोला जाता है। और इसलिए यहाँ पर एक साइंटिफिक टर्म का प्रयोग किया गया है जिसे बोला गया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब किसे बोला गया, नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है, दो चीजों के बीच में यानी सरकार और जनता के बीच में एक ऐसी पॉलिसी देकर चला जाता है जिस पॉलिसी से देश को फायदा होता है, और ये हमारा है नीति आयोग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग कैसे बना हुआ है, नीति आयोग का एक चेयरपर्सन होता है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हमारे देश का नीति आयोग का जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका हेड होता है। इसके बाद आता है गवर्निंग काउंसिल, यानी कि द काउंसिल इंट्रोड्यूस द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। देखिए हमारे देश का जो गवर्निंग काउंसिल यानी कि इसको कौन गवर्न करता है, देश का चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। जितने भी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं वो सारे इसको गवर्न करते हैं। रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय कुछ परिषद कौन से होते हैं, देयर आर फॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक रीजनल इशू इंपैक्टिंग। देखो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के यहाँ पर क्या होता है, अपने नॉमिनीज को चूज कर देते हैं, वहां पर क्षेत्र तक उनकी पहुंच नहीं होती, तो वो हमारे रीजनल काउंसिल्स होते हैं। की फंक्शंस क्या है, यानी कि नीति आयोग एक्चुअली में करता क्या है, देखिए डिजाइनिंग द स्ट्रेटजीज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। देखिए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं जैसे कि 10 साल 20 साल 15 साल, ये जितनी भी पॉलिसीज होती हैं इनको कौन डिजाइन करता है, नीति आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12, फूड सिक्योरिटी रीसेंट ट्रेंड एंड द पॉलिसीज। यानी कि फूड सिक्योरिटी के लिए रीसेंट ट्रेंड और पॉलिसीज क्या बनाई गई हैं उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिए रीसेंट ट्रेड क्या है, यहां ट्रेंड है, यहां ट्रेड कर दिया हमारे एडिटर्स ने, कोई बात नहीं। देखिए रीसेंट ट्रेंड क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या बना गया है यहां पर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएफएसए 2013। ये एक्ट प्रोवाइड करता है फूड गेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2 लोगों को खाना, एक साफ और अच्छा खाना मिलने, 75% रूरल के अंदर और 50% अर्बन के अंदर। रूरल मतलब गांव के क्षेत्र, अर्बन मतलब शहर के क्षेत्र। इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस, 1 करोड़ कंपोनेंट ऑफ द एनएफएसए, द पीडीएस डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल फूड। यहां पर बताता है पीडीएस क्या कहता है कि जनता के अंदर व्हीट, राइस, शुगर, ये 3 चीजें बेसिक चीजें तो गरीबों को मिले ही मिले। और मिड डे मील यानी कि मिड डे मील जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है सरकार उसमें
मिड डे प्रोग्राम करती है, मिड डे मील प्रोग्राम करती है, ताकि कि बच्चों को अपने स्कूल टाइम के अंदर भूखा ना रहना पड़े, इसके लिए वो मिड डे मील को इंट्रोड्यूस करती है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था फूड सिक्योरिटी के लिए। अब चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि ओवरव्यू ऑफ द 1991, यानी कि इसे बोला जाता है आईपीआर। आईपीआर 1991, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991। देखिए यहां पर बात करें, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में बनी। ये बताया गया था, लैंडमार्क था इकोनॉमिक रिफॉर्म का, यानी हमारे देश का इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक लैंडमार्क था, जो कि 24 जुलाई 1991 को इंट्रोड्यूस हुआ था। और किसके? पीएम प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के अंडर के अंदर हुआ था, एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में हमने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था। इट मार्क्ड अ बिग शिफ्ट फ्रॉम द कंट्रोल इकोनॉमी टू द लिबरलाइज्ड मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि जो हमने मार्केट को कंट्रोल कर रखा था, एलक्यूपी यानी कि लाइसेंसिंग, कोटा, प्राइसिंग, इसके थ्रू जो हमने मार्केट को कंट्रोल कर रखा था उसको एलपीजी में ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी कि लाइसेंसिंग, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर हमने लाइसेंसिंग, कोटा, प्राइसिंग को हमने ट्रांसफर कर दिया था एलपीजी में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में हमने ट्रांसफर कर दिया था। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि अब देश के अंदर जितने भी एमएसएमई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बिल्कुल इजी हैं अपने तरीके से काम करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो अपने तरीके से अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद ये आ गया ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये ऑलरेडी क्या होता है मैंने आपको बताया। लिबरलाइजेशन होता है एबॉलिशिंग लाइसेंस, मोस्ट ऑफ द सेक्टर, ज्यादातर सेक्टर पे जो लाइसेंस सरकार ने लगा दिया था उसको एबॉलिश कर दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर का जो इंटरफेरेंस था वो कम कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस बढ़ गया था। और ग्लोबलाइजेशन, रिप्लेस कर दिया था हमने एफआरए को एफएमए के अंदर, फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज को, ओपन डोर फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसीज को एफडीआई और 51% हाई प्रायोरिटीज एरियाज कर दिए गए थे। इसके बाद हमारे पास एक 14 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। हम देखिए जल्दी से मॉड्यूल्स खत्म कर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे कि इन सारे मॉड्यूल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। हम आ गए 14 एमएसएमई। एमएसएमई के अंदर मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम फेस बाय द माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस रिलेटेड टू द पॉलिसीज, यानी कि स्मॉल, मीडियम और माइक्रो जो पॉलिसीज है उनसे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस जिसे बोला जाता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब होता है अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ये क्रूशियल रोल अदा करते हैं। ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इकोनॉमी में, जीडीपी को बढ़ाने में, एक्सपोर्ट में और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, द सेक्टर अकाउंट्स अराउंड 30% ऑफ जीडीपी, यानी देश का 30% इनसे आता है। ओवर 11 करोड़ पीपल, मेकिंग द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर 11 करोड़ लोग सेकंड लार्जेस्ट यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होते हैं एमएसएमई के। इसे बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है एमएसएमई का, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या फुल फॉर्म है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या है? एमएसएमई के द्वारा लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करी जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक्सेस टू फाइनेंस, यानी कि इनको सही तरीके से फाइनेंस, क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पाता, सही तरीके से पैसा नहीं मिल पाता जिस तरीके से वो भर सके। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, पावर सप्लाई हो गया, डिसरप्शंस ऑफ द बिजनेस अनकंसिस्टेंट, पावर फ्रीक्वेंट आउटेजेस, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, ये सारी एमएसएमई के साथ प्रॉब्लम आती है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट का मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी जो पुरानी हो गई है, पुरानी टेक्नोलॉजीज के साथ ये लोग काम करते रहते हैं जिसके प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद रेगुलेटरी हर्डल्स, रेगुलेटरी हर्डल्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप्स, यानी कि जितने भी नौकरशाह लोग हैं सरकार समय समय पर इन पर शिकंजा करती रहती है, जिसे बोला जाता है रेगुलेटरी हर्डल्स। इसके बाद मार्केट एक्सेस, स्ट्रगल विद द लिमिटेड डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जो एमएसएमई इनका जो एक्सेस है वो लिमिटेड डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट के साथ नहीं हो पाता, लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद स्किल शॉर्टेज, इन लोगों के पास स्किल शॉर्टेज होती है, मतलब कि प्रॉपर किसी चीज को बनाने के लिए प्रॉपर लेबर इनको नहीं मिल पाती है, जिससे इनको यहां पर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2 यहां पर खत्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं मॉड्यूल 3 के ऊपर। मॉड्यूल 1 हमने कंप्लीट कर लिया, मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया, मॉड्यूल 3 के ऊपर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए मॉड्यूल 3 के अंदर क्या आता है? फाइनेंशियल मार्केट एंड द फिस्कल सिस्टम,
ये मॉड्यूल क्या डील करता है, इंडिया के फाइनेंशियल और फिस्कल फ्रेमवर्क के बारे में डील करता है। देखिए मनी मार्केट क्या होती है, हम समझते हैं देश की जितना भी फाइनेंशियल मार्केट और फिस्कल है ये सारा देश की मनी मार्केट के ऊपर बात करता है। चलिए बात करते हैं फीचर और रिसेंट ट्रेंड क्या है यहां पर, ठीक है। देखिए मनी मार्केट इज द मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट आइडियल ट्रेड बिल्स। देखिए जो छोटे टाइम के उधार यानी फंड्स जो क्रिएट करे जाते हैं किसके द्वारा, ट्रेड बिल के द्वारा, प्रोमिसरी नोट के द्वारा, गवर्नमेंट पेपर के द्वारा और शॉर्ट पीरियड के द्वारा, नोन एज अ नियर मनी, यानी कि जो फ्यूचर में भी पैसा मिलने वाला है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेवलप मनी मार्केट्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, कमर्शियल बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होती है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंक के द्वारा होती है और प्रेजेंट किसके द्वारा करी जाती है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि प्रॉपर उधार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके पास, एग्जिस्टेंस नंबर ऑफ द सब मार्केट्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्पल रिसोर्सेज अदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, यानी कि और जितने अदर फैक्टर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के साथ मार्केट के अंदर जितना पैसा जनरेट होता है उसे मनी मार्केट बोला जाता है। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, यानी कि इसमें ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट, यानी कि जितना पैसा आपका होता है वो शॉर्ट टर्म में मैच्योर हो जाता है। इसके बाद हाई लिक्विडिटी, दीज सिक्योरिटीज आर हाईली लिक्विड, ये ज्यादातर मार्केट के अंदर लिक्विड होते हैं, कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि ये वो एसेट होते हैं हमारे देश के अंदर जिनको हम जल्दी से जल्दी पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लो रिस्क, इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के नेचर के होते हैं, इसलिए इनमें रिस्क बहुत कम होता है। इसके बाद आता है मार्केट पार्टिसिपेशन। देखिए मार्केट पार्टिसिपेशन क्या होता है, मेजर प्लेयर्स इंक्लूड कमर्शियल बैंक, कौन कौन होते हैं इसके अंदर, कौन कौन मनी मार्केट के अंदर इंक्लूड है, कमर्शियल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है लाइक आरबीआई, भारत देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 का मतलब आरबीआई को कब एस्टेब्लिश करा गया था, 1935, और इसका एक्ट कब पास हुआ था, 1934 के अंदर, ठीक है। 1934 में इसका एक्ट पास हुआ था भारत देश का सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, और 1935 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कॉर्पोरेशन रेदर देन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अच्छा डिस्काउंट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, many money market instruments are issued on the discount to face the value redeemed at par। देखिए ये फेस वैल्यू और पार वैल्यू क्या होती है, अगर आप शेयर मार्केट में कभी भी डील करें तो फेस वैल्यू और पार वैल्यू होती है। देखिए 10 रुपए का एक शेयर है, ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी फेस वैल्यू है। पार क्या है, अगर मैं इसको बोलूं मार्केट, कोई कंपनी अपने 10 रुपए की फेस वैल्यू पर बोलती है कि मैं अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे कर रही हूं, तो वो पार वैल्यू है। पार यानी 10 का शेयर में 8 में डिस्काउंट पर, 2 रुपए डिस्काउंट पर, 2%, 2 रुपए डिस्काउंट पर अपने शेयर को मैं बना रहा हूं, अपने शेयर को बेच रहा हूं, तो वो पार पर हो गया। पार और प्रीमियम इतना डीपली नहीं जाना है आपको, ठीक है। इंक्रीज डिजिटलाइजेशन, यानी कि मनी मार्केट क्या करती है, डिजिटलाइजेशन। आप देख सकते हैं आजकल का हमारा देश जो है पूरा डिजिटलाइज्ड हो चुका है, तो हमारे देश की जो मनी मार्केट है वो डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। इसके बाद राइजिंग रोल ऑफ द म्यूचुअल फंड, भारत देश के अंदर आप देख सकते हैं इक्विटी मार्केट इतनी बढ़ती जा रही है कि म्यूचुअल फंड्स और जितने बॉन्ड्स हैं इन सब की मार्केट बहुत रैपिडली बढ़ रही है, तो इसे देश के अंदर क्या है, मनी मार्केट बहुत क्रिएट हो रही है। ये सब देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में तो काम करते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द रेपो मार्केट। अच्छा रेपो मार्केट क्या होती है, हमारे पास कुछ होता है रेपो मार्केट। देखिए रिजर्व रेपो रेट, देखिए एक रेपो रेट ना दो तरीके के रेट होते हैं, एक रेपो रेट बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट होता है जब बैंक लॉन्ग टर्म पर पैसा देता है मार्केट में इंडिविजुअल्स को, तो वो बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म पर, यानी 15 साल 20 साल के लिए आप जितना भी लोन खरीदते हैं, हाउसिंग लोन जो होता है वो बैंक रेट पर होता है। और रेपो रेट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे मैंने कोई कहीं अपने मार्केट कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है या बिजनेस के लिए लेना है, वो रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट होता है जब मार्केट से सरकार पैसा उठाती है दोबारा, यानी कि सरकार को देखती है कि मार्केट के अंदर महंगाई बहुत बढ़ गई है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है ना मार्केट के अंदर, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। यानी कि आप सपोज करिए एफडी अगर मैं 7% पर दे रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जनता को बोलूंगा मैं अब आपको एफडी के ऊपर 9% दूंगा। आप अब जनता क्या करेगी, पैसा खर्च करने के बजाय वो पैसे को बैंक में डालेगी और उस पर ब्याज लेगी। हालांकि सरकार ब्याज दे रही है, हालांकि बैंक ब्याज दे रहा है, पर जितना पैसा मार्केट के अंदर खर्च हो रहा था वो सारा घूम फिर के वापस बैंक के पास आ गया, और बैंक के कहला जाता है रिवर्स रेपो रेट।
ठीक है। इसके बाद आ जाता है पॉलिसी मेजर बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, कुछ ऐसी पॉलिसीज को बनाता है जो फ्यूचर में कमर्शियल बैंक के लिए काम में आती है, जैसे कि लिक्विड स्टेबिलिटी, मनी मार्केट। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द कोविड के अंदर, पैंडेमिक के अंदर सरकार ने पॉलिसीज को बनाया था। आरबीआई अंडरटुक द वेरियस स्टेप्स लाइक द टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसे एलटीआरओ बोला गया था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू द बैंक सिस्टम एंड द सपोर्ट इकोनॉमिक रिकवरी। इसके बाद आता है एनहांस मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाता है, जैसे कि देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस इंप्रूव हो जा रहा है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड द एफिशिएंट सेटलमेंट सिस्टम। आप जब पहले शेयर मार्केट में जाते थे, मुंबई के अंदर आपने देखा होगा एक दलाल स्ट्रीट है, जहां पर लोग जब शेयर मार्केट के लिए जाते थे, पहले शेयर को पहले पेपर्स खरीदने पड़ते थे, फिर अप्लाई करना पड़ता था, फिर आपको 10 से 15 दिन के अंदर वो शेयर अलॉट होते थे, फिर मतलब बहुत टाइम लगता था। आज को अगर आपको शेयर मार्केट करना, बहुत सारी मार्केट के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, ट्रेडिंग ऐप आ चुके हैं, जिनको आप फटाफट से डाउनलोड करिए, अपना अकाउंट ओपन करिए और उसके थ्रू आप ट्रेडिंग करिए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आ चुके हैं यहाँ पर। इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। ग्लोबली इकोनॉमिक कंडीशन बहुत करती है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पॉलिसीज लाइक पर्टिकुलरली दोस मेजर इकोनॉमी लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंडियन मार्केट। ठीक है, जो भारत अदर मार्केट जो है इकोनॉमी, वो भारत देश की मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। फोकस ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये क्या करते हैं, there has been intensive effort to promote the financial inclusion extend to reach of the money market to border set of the participant। यानी कि ज्यादातर जितने भी लोग हैं उनको फोकस कराना कि आप मार्केट के अंदर मतलब पार्टिसिपेट करें इस तरीके से। इसके बाद कैपिटल मार्केट फीचर एंड ग्रोथ। यहां पर कैपिटल मार्केट क्या होती है, देखिए कैपिटल मार्केट अ मार्केट वेयर ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म होती है, बोरोइंग लॉन्ग टर्म फंड्स टेक प्लेस। जो मार्केट लंबे समय के लिए होती है वो कैपिटल मार्केट होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। लिंक बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर, उधार देने वाला और लेने वाले के बीच का लिंक होता है। रिस्क और रिटर्न होता है इसके अंदर। प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट और गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं यहाँ पर। ये फीचर्स है इंडियन कैपिटल मार्केट के। डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट है। द इंडियन कैपिटल मार्केट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स। इन सब चीजों के साथ हमारी मनी मार्केट कैपिटल मार्केट करती है। और प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी एंड द वेयर द कंपनीज इश्यू न्यू सिक्योरिटी टू रेज द कैपिटल। कंपनी क्या करती है, आईपीओस निकालती है। आपने देखा होगा अपने जो कंपनी आईपीओ वगैरह निकालती है, जिससे मार्केट में फंड को रेज करा जा सके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया यहाँ पर सेबी है, जो सारा शेयर मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखता है, सारा सर्विलेंस रखता है। मार्केट इंटरमीडिएट, सेवरल इंटरमीडिएरीज सच एज द स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे इसके मीडिएटर्स होते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, सपोर्ट द इंडियन कैपिटल मार्केट को। और फॉरेन पार्टिसिपेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन कैपिटल मार्केट हैज अटैच्ड अ सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी यहां पर सपोर्ट करा जाता है इस मार्केट के अंदर। म्यूचुअल फंड्स का एक अच्छा रोल है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है यहाँ पर, राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। देखिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, फेवरेबल रेगुलेटरी कंडीशन के साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू द न्यू प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स को हमारे देश की कैपिटल मार्केट इंट्रोड्यूस करा रही है, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या है यहाँ पर, यानी कि सेबी का एक पूरा शिकंजा कसा हुआ है कि कोई भी कुछ गलत होता है तो सेबी उसके ऊपर शिकंजा कस देता है साथ ही। और ग्लोबल इंटीग्रेशन, द इंडियन कैपिटल मार्केट हैज बिकम द इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। जो इंडियन कैपिटल मार्केट है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ इंटीग्रेटेड यानी कि जुड़ चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डेट मार्केट। डेट मार्केट क्या होता है, जितनी भी उधार की मार्केट है उससे डेवलप हो रहा है। अब मार्केट के अंदर उधार कम है, यानी कि पैसा वो जो मर रहा है वो कम है देश के अंदर। इसके बाद सस्टेनेबल एंड द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आगे बना रहे, यानी कि आज करा कल डूब गया, ऐसा नहीं, सस्टेन रहेगा, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। अगला हमारे पास 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अगला हमारे पास 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनी सप्लाई मेजर इन इंडिया। हम पढ़ेंगे यहां पर भारत देश के अंदर मनी सप्लाई को कैसे मेजर करा जाता है, ये हमारा 17th पॉइंट है।
मनी सप्लाई यानी भारत देश के अंदर पैसे की सप्लाई कैसे होती है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। द मनी सप्लाई इन इंडिया रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल। देखिए, एक देश के अंदर एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना पैसा अवेलेबल है उसको बोला जाता है मनी सप्लाई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर्स द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। भारत देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है वो सारा मनी सप्लाई को मेजर करता है। किस तरीके से मेजर करता है? M0, M1, M2, M3, M4 इन 4 तरीके से मनी सप्लाई को मेजर कर जाता है। देखो, रिजर्व मनी और द हाई पावर्ड मनी। M0 MO क्या होता है? रिजर्व मनी हाई पावर्ड मनी होती है। हाई पावर्ड मनी होती है वो पैसा जो कैश के तरीके से लोगों के पास है, उसे हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। कमर्शियल बैंक के पास सर्कुलेशन के अंदर है, उसे हाई पावर्ड मनी बोला जाता है। MO is considered the most liquid major money supply, serve the most founder like the monetary aggregates, changing MO directly into the liquid banking system। यानी कि वो पैसा जिसको मैं एकदम से कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बैंक में जमा कर सकता हूँ, वो MO होता है। M1 क्या होता है? नैरो मनी होता है, इंडिकेट्स द लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई व्हिच आर रीडीली अवेलेबल द ट्रांजैक्शन। यानी कि वो पैसा जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज करा जा रहा है। M2 क्या होता है? ब्रॉडर मेजर है, बड़ा लेवल है, सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है, जो भी हमारा सेविंग फंक्शन है यानी कि सेविंग डिपॉजिट्स है, पोस्ट, जो भी हमारा सेविंग बैंक के अंदर पैसा है वो सारा हमारा M2 के अंदर आता है। M3 क्या होता है? ब्रॉड होता है, इज नोन द वाइडली मेजर मनी सप्लाई इंक्लूड्स द M1 along with the time। यानी कि एक टाइम पर बैंक के पास जितना पैसा अवेलेबल होता है वो M3 होता है। और M4 क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्लूड्स द M3 along with the total demand deposit like saving organization excluding a national certificate। देखिए, इसको आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ M3 तक ही पढ़ना है, वही मेन रहता है, ठीक है। इसके बाद 18 आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, पैरासिक्योरिटी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। वो पैसा जो सीधा हमारी जेब से सरकार की जेब में जा रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन सा है? सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, जो अब चेंज हो गया, जीएसटी में चेंज हो गया, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कि जो पैसा सीधा सरकार की जेब में जा रहा है वो डायरेक्ट टैक्स, और जो पैसा हमारे सरकार के कंज्यूमर के थ्रू घूम कर जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? यहां पर जो कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इंपोज करा जाता है, जैसे कि हमारे पास लग जाता है वैल्यू एडिड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, ये सारा होता है, ठीक है। ये सारी, अच्छा, सरकार को कुछ ऐसी इनकम होती है जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू मतलब सरकार की इनकम कौन सी होती है? इनकम सरकार की होती है फीस एंड लाइसेंस। ऐसी कोई फीस, जैसे आप लाइसेंस बनाने जाते हैं उसकी फीस दे रहे हैं तो वो सरकार की इनकम ही है, ठीक है ना। और अगर आपको किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उससे पैसा जो सरकार को आ रहा है वो भी सरकार की इनकम ही है। इसके बाद प्रॉफिट एंड द पब्लिक एंटरप्राइज है, इनकम जनरेटेड स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस सच एज द रेलवेज, पोस्टल सर्विस। ऐसी सर्विसेज जो आप रेलवेज के थ्रू या किसी भी सरकारी संस्थान के थ्रू सर्विस को यूज करके सरकार तक पैसा पहुंचा रहे हैं, वो भी सरकार का एक इनकम का ही सोर्स है। स्पेशल असेसमेंट, चार्जेस ऑन प्रॉपर्टी ऑनर इंप्रूवमेंट, देखिए जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा रहा है सरकार, ये सारी चीजें जो इंप्रूवमेंट के ऊपर, रोड, पार्क वगैरह जो भी सरकार इंप्रूव करने पे पैसा लगाती है, उसमें अगर उसी टिकट्स वगैरह लगा देती है तो उससे भी सरकार को इनकम होती है। और ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, यदि सरकार को कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, डोनेशन मिल जाती है, तो वो भी सरकार की इनकम में ही काउंट होती है। और आता है एस्चीट, रेवेन्यू ऑब्टेन थ्रू द सीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द नो लीगल हायर। एस्चीट का मतलब होता है, सपोज करिए कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी लीगल हायर नहीं है, मतलब कोई भी लीगल वारिस नहीं है, और वो अकेला ही व्यक्ति है इस दुनिया के अंदर, और वो मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी वारिस नहीं है, तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर कर उस पर अपना हक, मालिकाना हक जता देती है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एस्चीट। इसके बाद बात करेंगे पब्लिक एंड एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखिए, 19th क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है द मनी गवर्नमेंट स्पेंड्स गुड्स एंड सर्विसेज फुलफिलिंग द रिस्पांसिबिलिटीज। यानी कि वो पैसा जो सरकार खर्च कर रही है अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, लाइक डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिंग बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलफेयर, प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। सरकार जो डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए सरकार पैसा खर्च करती है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अच्छा, सरकार कब कब खर्चा करती है की क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम खर्चे को क्लासिफाई करा जाए। ऐसा खर्चा जो सरकार रोज डेली लाइफ पर कर रही है, डे टू डे लाइफ पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो सरकार मशीन, ब्रिजेस पर कर रही है बड़े लेवल पर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार करती है देश के डेवलपमेंट के लिए,
नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है कुछ, जैसे कि पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में आते हैं सरकार के। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि देश को चलाने के लिए जो सरकार खर्चा कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, लोकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, ये सरकार के कुछ खर्चे हैं। अब हमारे पास आ जाता है 20th क्वेश्चन, यानी कि फिस्कल रिलेशन। फिस्कल रिलेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। यहां पर 20th क्वेश्चन आता है, इंटर गवर्नमेंट फिस्कल रिलेशन, सेंट्रल स्टेट फाइनेंस एंड द फाइनेंस कमीशन क्या होता है। देखिए, इंटर गवर्नमेंट फिस्कल रिलेशन इंडिया आर कॉम्प्लेक्स एंड द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर बहुत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के पैसे को मेजर करा जाता है, पैसे की पॉलिसीज को बनाया जाता है, तो उसे बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से फाइनेंशियल इंटरेक्शन होता है, उसे बोला जाता है फिस्कल रिलेशन। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टैक्सेस एंड पावर, जो टैक्सेस, देखिए आईजीएसटी और सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स और इंट्रा गवर्नमेंट स्टेट टैक्स, ये अलग अलग तरीके से टैक्स को अप्लाई करा जाता है। तो यहां पर भी सेंट्रल, देखिए आईजीएसटी से एक सीजीएसटी आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी कि अगर मैं यहां पर आपको बोलूं एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जाता है, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स और ये स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, एक वो टैक्स राज्य के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है, स्टेट टैक्स को भी जाता है, तो उस तरीके से जीएसटी को अप्लाई करा जाता है। और रेवेन्यू शेयरिंग, यानी कि जो भी इनकम आ रही है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर करी जाएगी। ग्रांट्स इन एड, यानी कि जो भी सरकार पब्लिक सर्विसेज में करेगी उसको कैटराइज्ड करेगी। कैटराइज मतलब कि उस तरीके से कैटराइज करेगी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास वो सर्विसेज पहुंची जाए। इसके बाद अब हमारे पास आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एस्टैब्लिश डिफाइंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होता है उसे बोला जाता है फाइनेंस कमीशन। और कंपोजिशन रोल क्या है? द फाइनेंस कमीशन कंप्राइजेस द चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जब 4 मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो करते हैं फाइनेंस कमीशन। कैसे कैसे? देखिए यहां पर इनकम लेवल, फिस्कल डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड और पॉपुलेशन एरिया, यहां पर 4 तरीके से करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाइनेंशियल मेजर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 4, यानी कि 3 मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम आ चुके हैं मॉड्यूल 4। इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है? इंडिया की एक्सटर्नल इकोनॉमिक इंटरेक्शन क्या है, यानी कि भारत का अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, वो हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 के अंदर। चलिए पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडिया एंड द फॉरेन ट्रेड सिंस 1991। 1991 से हमारे देश के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया और फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या चेंज आया। देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान, यानी कि जो 5 ईयर प्लान बने थे, पहले 2 प्लान के अंदर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सपोर्ट वर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि भारत देश की एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ, यानी कि जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत धीरे ग्रोथ थी और बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ थी। तो जो ऑलमोस्ट था, जो एक्सपोर्ट था, हम यहां से माल तो बहुत कम भेज रहे थे, मंगवा ज्यादा रहे थे, तो एक्सपोर्ट बहुत कम था। लाइक फ्यू कमोडिटीज जैसे कि चाय, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, इन सब चीजों का ही थोड़ा बहुत हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। इन द थर्ड प्लान ऑफर्ड मेड टू एक्सपोर्ट द न्यू कमोडिटीज, जो तीसरा प्लान आया 5 ईयर प्लान, उसमें नई कमोडिटीज को हमने भेजा। ठीक है, 1991 में राजीव गांधी ने अटेम्प्ट करा लिबरलाइजेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि 1990 के अंदर राजीव गांधी गवर्नमेंट, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, अटेम्प्ट करा लिबरलाइज एक्सपोर्ट थ्रू 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर, यानी कि हम अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करें जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है फॉरेन के साथ जुड़ सके और हमारे देश के पास डॉलर यानी कि फॉरेन करेंसीज आ सके। यहां पर हमने इसको पढ़ा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? देखो, वो सारा ट्रेड जो हमारे देश के लोग कर रहे हैं, उस सारे ट्रेड को करने के बाद हम जो पैसा यहां बाहर दे रहे हैं या बाहर से जो पैसा ले रहे हैं उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो भी सर्विसेज मैं अपने देश से बाहर भेज रहा हूं उसको भेजने के बाद जो भी मैं पैसा रिसीव कर रहा हूं उसे और जो भी मैं पैसा दे रहा हूं उनके बीच का बैलेंस ऑफ ट्रेड उसे बोला जाएगा। देखिए, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक ईयर के अंदर,
बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर इंश्योर दैट ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है सिस्टमेटिकली हुई हैं, रिकॉर्ड करी गई हैं और कंट्री की इकोनॉमी के अंदर रखी गई हैं। स्टेबिलिटी, पॉलिसी इफेक्टिवनेस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यानी कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को मेजर कर सके। अगर आपको यहां पर बोर्ड पर दिख रहा होगा तो हम यहां देख लेते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ पेमेंट। कब कब डिसइक्विलिब्रियम होता है, साइक्लर, सेक्युलर और स्ट्रक्चरल। और डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट स्कीम, चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सपोर्ट डिमांड। ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक स्ट्रक्चर है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता है, किस तरीके से पेमेंट करा जाता है, कैसे पैसा करा जाता है। देखिए यहां पर कस्टमर ने प्लेस करा एक ऑर्डर, मर्चेंट की वेबसाइट पर करा, सेंड करा रिक्वेस्ट को, पेमेंट गिफ्ट में गया, एक्वायरिंग बैंक में गया, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट हुआ, फिर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इश्यूइंग बैंक में पैसा चला गया। तो ये सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक स्ट्रक्चर है। किस तरीके से, करंट अकाउंट, डिवाइड ऑफ द फोर सब कैटेगरी लाइक ट्रेड बैलेंस, सर्विस बैलेंस, इनकम रिकॉर्ड और करंट ट्रांसफर, ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट है। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड क्या करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट लाइक लायबिलिटीज इंक्लूडिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्लान। डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है, जब हमारे देश से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया हो और इंपोर्ट कम हुआ हो, यानी कि हमने पैसा ज्यादा कमा लिया और पैसा खर्च कम करा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है। जितना एक्सपोर्ट हुआ और उतना ही इंपोर्ट हुआ, यानी कि अगर हम यहां पर एक बात देखते हैं, देखिए एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। यानी कि जब हमारा एक्स ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रहेगा, बोप क्या है मेरे पास, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, पैसा ज्यादा कमाया, खर्चा कम करा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, सरप्लस में है। ठीक है, और जब मेरा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डेफिसिट है, यानी कि पैसा मेरे पास कमाया गया ज्यादा, डेफिसिट। और जितना एक्सपोर्ट है उतना ही इंपोर्ट है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। ये रहा यहां पर ट्रेड इम्बैलेंस, एक्सचेंज रेट, कैपिटल फ्लो, एक्सचेंज रेट्स, यहां पर सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का आप इसको पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है यहां पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, विश्व व्यापार संगठन, जो पूरे विश्व के अंदर व्यापार करने के लिए कंट्रीज को एक फैसिलिटी मुहैया कराती है, तो उसे बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये UN की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड द सुपरवाइजिंग द लिबरलाइज्ड ग्लोबल ट्रेड एस्टैब्लिशमेंट द क्रिएटेड जनवरी, कब हुआ था, 1 जनवरी को एस्टैब्लिश हुआ था, अर्जली राउंड द रेगुलेशंस, नेगोशिएशन करने के लिए। स्ट्रक्चर का इट प्रोवाइड्स अ फोरम, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन इंक्लूड्स अ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पूरे विश्व को व्यापार करने के लिए एक तरीके का लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, पूरे विश्व को आपस में व्यवहार करने का। इसका की कॉन्फ्रेंस क्या है, देखिए द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड दिसंबर 1996 के अंदर हुआ था सिंगापुर में। सेकंड कॉन्फ्रेंस 1998 जेनेवा में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां है WTO का, इज इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड क्या है इसके, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एग्रीमेंट कराना, डिस्प्यूट रेजोल्यूट कराना, यानी कि अगर दो देशों के बीच में कोई सी ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रेजोल्यूशन देना, टेक्निकल असिस्टेंस देना। और साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि सार्क इज अ रीजनल, देखिए सार्क क्या था, जितनी भी एशियन कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर आपस में ट्रेड करने के लिए एक सार्क बनाया था, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ये आपस में कब एस्टेब्लिश हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। इसका क्या मेन काम था, ट्रेड को इंप्रूव करना एशियन कंट्रीज के बीच में, साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में। ठीक है, इसके बाद था ब्रिक्स, इसका मेन गोल था इकोनॉमिक ग्रोथ करना, कल्चर को डेवलप करना और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ाना। इसके बाद आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्या मतलब है, एक एसोसिएशन है 5 मेजर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ ट्रेड को लेकर, वो था ब्रिक्स का, कुछ देशों के बीच में। ठीक है, द मेन इनिशिएटिव ब्रिक्स नेशन इंक्लूड क्या था इसके,
न्यू डेवलपमेंट बैंक करना, कंटीन्यूअस रिजर्व अरेंजमेंट करना इनको, और ब्रिक्स रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जीडीपी, जो ब्रिक्स करता है एक वर्ल्ड पॉपुलेशन का कुछ जीडीपी एंड ट्रेड। इट हैज बीन इन्फ्लुएंशियल प्रमोटिंग मल्टी पॉपुलैरिटी, मल्टी पॉपुलर है पूरे ग्लोबली मल्टी पॉपुलर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 24th क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? देखिए कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी क्या है, यहां पर इसके बारे में बात करेंगे। कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी कवर्स द रेगुलेशन एंड स्ट्रेटेजीज अ कंट्री एम्प्लॉयज टू मैनेज द इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? एक कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी होती है जो कुछ रेगुलेशन और स्ट्रेटेजीज के हिसाब से कंट्री के एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं इंटरनेशनल में ट्रेड करने के लिए, फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हम फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इट्स नॉट फॉस्टर, इज फास्टर। इट इन्वॉल्व्स द ब्लेंड एंड द टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। यहाँ पर कुछ टैरिफ्स होते हैं, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेगुलेशंस होती हैं, सब्सिडीज को मेजर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। डेवोल्यूशन ग्लोब ट्रेड डायनेमिक्स हैज अ सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ऑन कंट्रीज एंड शेप। एक देश को कंट्री को शेप देने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, उसके हिसाब से ये बनाई जाती है ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स क्या है? प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, और प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, बैलेंसिंग द ट्रेड डेफिसिट, जो हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेफिसिट था उसको बैलेंस करना, और फास्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्टर करना, और एंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र की, देश की नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना ही ट्रेड पॉलिसी का उद्देश्य था। तो स्टूडेंट, इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटीज के साथ ही यहां पर हमने पढ़ लिया अपने 24, और यहां पर हमने कंप्लीट कर ली है ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स की वन शॉट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए मैं लॉजिक की वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगा वन शॉट में, वो बहुत शानदार रहने वाली है, प्लीज उसको देखना। कोशिश करूंगा वो एक पार्ट या 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए, वन शॉट रहेगी, और इंग्लिश की वीडियो भी लेकर आऊंगा कंप्लीट लिटरेचर विद समरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास मेरा नंबर अभी तक नहीं है तो आप मेरे नंबर 8851450051 पर व्हाट्सएप करके आप मेरे को टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं, या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।